आप देख रहे हैं डिफेंस डायनेमिक्स और मैं हूं दानवीर सिंह, नई दिल्ली से। इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि कैसे इंडिया की टैंक फोर्स को काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम ISR ड्रोन्स और आर्म ड्रोन से लैस किया जा रहा है। इसके बाद हम बताएंगे कि तेजस मार्क 2 का इंडक्शन क्यों एक अहम मील का पत्थर साबित होगा, और आखिर में समझेंगे कि भैरव रोबोटिक्स का रक्षक सिस्टम क्या है, इसकी क्या खासियतें हैं। लेकिन सबसे पहले दुनिया की बड़ी डिफेंस हेडलाइंस। भारत 2026 में अपने स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स INS कंधारी पर पहले स्वदेशी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम लगाएगा। DRDO द्वारा विकसित ये तकनीक पनडुब्बी की पानी के अंदर चलने की क्षमता बढ़ाएगी और उसकी स्टेल्थ को और मजबूत करेगी। उसके समुद्री परीक्षण 2027 में होने की उम्मीद है। यह इंडियन नेवी के स्वदेशीकरण का एक बड़ा कदम होगा। भारत 2026 के मध्य तक 2 मेगा सबमरीन डील्स को अंतिम रूप देने जा रहा है, जिनकी कुल कीमत 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा होगी। इन प्रोजेक्ट्स में मझगांव डॉक लिमिटेड और नवाल ग्रुप के साथ 3 और स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स का निर्माण शामिल है। इन खरीदों का मकसद इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन की बढ़ती मौजूदगी का मुकाबला करना है। अमेरिका ने यूक्रेन को 3,350 ERAM मिसाइल्स बेचने की मंजूरी दे दी है, जिनकी कीमत लगभग 825 मिलियन US$ की है। इस पैकेज में नेविगेशन सिस्टम्स और एंटी स्पूफिंग GPS मॉड्यूल्स भी शामिल हैं। इन हथियारों का उद्देश्य यूक्रेन की लंबी दूरी तक मार करने की क्षमता को और मजबूत करना है। साब ने निम्ब्रिक्स नाम की एक नई काउंटर ड्रोन मिसाइल पेश की है, जो दुश्मन के ड्रोन झुंड यानी UAV स्वॉर्म्स को नष्ट करने के लिए बनाई गई है। यह 1 मीटर लंबी और 3 किलो वजनी मिसाइल है, जिसकी मारक रेंज 2 से 5 किलोमीटर तक की है। इसमें हार्ड किल एयरबस्ट वॉरहेड लगा है, जो इसे आधुनिक युद्ध क्षेत्र में तेजी से चलने वाले ड्रोन को मार गिराने के लिए सक्षम बनाता है। नॉर्वे ने 5 ब्रिटिश बिल्ट टाइप 26 फ्रिगेट्स के लिए 13.5 बिलियन US$ का समझौता किया है। ये जहाज एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए डिजाइन किए गए हैं और इन्हें ग्लासगो में BAE सिस्टम्स द्वारा बनाया जाएगा। ये नॉर्वे का अब तक का सबसे बड़ा नेवल इन्वेस्टमेंट है। ड्रोन्स और लॉइटरिंग मिनिशंस आज के बैटलफील्ड पर सबसे घातक खतरे बनते जा रहे हैं, और अब इंडियन आर्मी ने कदम उठाए हैं। अपने फ्रंटलाइन बैटल टैंक्स को सुरक्षित करने के लिए एक नया काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम यानी CUAS तैनात करने का फैसला लिया गया है। आर्मी की योजना है कि पहले चरण में 75 काउंटर UAS खरीदे जाएं, जो खास तौर से T-72 और T-90 टैंक्स पर लगाए जाएंगे। ये प्रोजेक्ट अगले 36 महीने में शुरू होने की उम्मीद है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन में साफ कहा गया है, वर्तमान संघर्ष दिखाते हैं कि एंटी टैंक थ्रेट केवल फ्रंट आर्क तक सीमित नहीं है। अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम्स के तेजी से फैलाव ने खतरे को अब पूरी तरह मल्टी डायरेक्शनल बना दिया है। इस प्रोक्योरमेंट के साथ इंडियन आर्मी साफ कर रही है कि भविष्य के ड्रोन डोमिनेटेड बैटलफील्ड के लिए उसके टैंक्स पूरी तरह तैयार होंगे। इंडिया की टैंक डॉक्ट्रिन 3 आधार स्तंभों पर टिकी है: लिथैलिटी, मोबिलिटी एंड सर्वाइवेबिलिटी। लेकिन ज्यादा आर्मर प्रोटेक्शन जोड़ने की सीमित संभावना को देखते हुए आर्मी का मानना है कि प्लेटफॉर्म माउंटेड काउंटर UAS ही टैंक फोर्स की सुरक्षा का सही रास्ता है। जब हम टैंक्स की बात करते हैं तो 3 स्तंभ हैं जो निर्धारित करते हैं टैंक की परफॉर्मेंस के बारे में, और इसको मैं समझाऊंगा इस वीडियो वॉल पे लगे ग्राफिक्स की मदद से। आप देख रहे हैं कि एक ट्रायंगल है, त्रिकोण है, और इसके तीनों कोनों पर 3 चीज़ें लिखी हुई हैं।
स्टार्टिंग विद गतिशीलता, दैट इज मोबिलिटी, उसके बाद घातक क्षमता यानी कि उसकी तोप और गन की पावर, और बचाव की क्षमता यानी कि उसके ऊपर लगा हुआ आर्मर यानी कि बख्तरबंद जिसको बोलते हैं, लोहे की जो मोटी परत होती है उसको, उससे मिलती है सर्वाइवेबिलिटी यानी बचाव की क्षमता। अब ये तीनों के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट जोड़ है, आप एक भी चीज को बढ़ाएंगे या घटाएंगे उसका इंपैक्ट बाकी दो चीजों पर होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप गतिशीलता के लिए इंजन की पावर बढ़ाना चाहते हैं तो आपको इंजन बड़ा लगाना पड़ेगा, और जैसे ही आप इंजन बड़ा लगाएंगे तो इसका जो घातक क्षमता है वो भी इंपैक्ट होगी, और इसकी जो बचाव की क्षमता है उस पर भी इंपैक्ट होगा। वो कैसे होगा कि पूरे टैंक का साइज ही बड़ा हो जाएगा और दुश्मन से छुपाव करना और ये सब चीज़ें एक बहुत मुश्किल काम बन जाएगा। अगर आप इसकी लिथैलिटी को बढ़ाते हैं यानी कि इसकी तोप की साइज को बढ़ाते हैं तो भी आपको टैंक के साइज में फेरबदल करना पड़ेगा, भारी टैंक बनाना पड़ेगा, साइज बड़ा करना पड़ेगा, और जैसे ही आप ये करेंगे तो इसकी गतिशीलता पर फर्क पड़ेगी क्योंकि इंजन अब वही है। और सिमिलरली अगर आप बचाव की क्षमता में बढ़ोतरी लेके आने का प्रयास करते हैं यानी कि इसके ऊपर जो आर्मर लगा हुआ है उसको आप और मोटा करते हैं, तब भी इसका वेट बढ़ेगा और इंपैक्ट उसका इंजन के ऊपर भी होगा और उसकी लिथैलिटी पर भी होगा। तो ये एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें हैं। लेकिन अब आ जाता है एक ड्रोन। अब ड्रोन जो है ये एक बहुत घातक चीज साबित हो रहा है। अब इसको मैं थोड़ा सा और समझाता हूं। ये आप देख रहे हैं टैंक। टैंक को इनिशियली जब डिजाइन किया गया था तो शुरू के टैंकों में 60 डिग्रीज के आर्क में ही प्रोटेक्शन था, यानी कि टैंक के सामने 60 डिग्री के कोण पे ही प्रोटेक्शन था, बाकी इतना प्रोटेक्शन नहीं था। धीरे धीरे 120 डिग्री का ये प्रोटेक्शन हुआ और आगे चल के पूरा 360 डिग्री का प्रोटेक्शन हो गया क्योंकि खतरा कहीं से भी आ सकता था। लेकिन अब खतरा आसमान से आ रहा है ड्रोन के माध्यम से, तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए काउंटर ड्रोन सिस्टम यानी कि काउंटर यूएएस सिस्टम लेके आया गया है। इसके लाने से पूरे टैंक के अंदर आपको कोई भी बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है। टैंक का सबसे कमजोर माने जाने वाला इलाका उसका कुपोला यानी कि ये जो गोल गोल जो जिसके ऊपर तोप लगी हुई है, इसकी छत सबसे कमजोर मानी जाती है और इंजन के ऊपर भी सबसे कमजोर माना जाता है। तो अगर इसकी सर्वाइवेबिलिटी ड्रोन से बढ़ानी है तो इसका बख्तरबंद भी आप बढ़ा दें तो फिर बाकी सारी चीज़ों को इम्पैक्ट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें इम्पैक्ट ना हो, टैंक का डिज़ाइन बदली ना हो, आप ये काउंटर यूएएस सिस्टम लेके आए हैं जो कि काफ़ी इफ़ेक्टिव है और वो ड्रोन्स को आसानी से नष्ट कर देगा बगैर एक टैंक के अंदर बेसिक पैरामीटर्स के साथ छेड़छाड़ किए बिना। इंडियन आर्मी के पास इस समय लगभग 1650 T-90 टैंक्स हैं और 460 और ऑर्डर पे हैं। इसके साथ 2400 से अधिक T-70 टैंक भी सेवा में हैं। ये दोनों रशियन ओरिजिन की मशीन्स हैं और भारी आर्मर से लैस हैं और इनमें एक्सप्लोसिव रिएक्टिव पैनल्स लगे हैं जो रॉकेट्स और एंटी टैंक मिसाइल्स को रोकने में सक्षम हैं। लेकिन स्वॉर्म ड्रोन्स, एफपीवी ड्रोन्स और कामाकाजी मिनिशंस के सामने सिर्फ आर्मर ही काफी नहीं है। ये काउंटर यूएएस दुश्मन के फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स को एक्टिव, पैसिव या हाइब्रिड सेंसर से डिटेक्ट करेगा। डिटेक्ट होने के बाद इन खतरों को दो तरीके से न्यूट्रलाइज किया जाएगा। पहला सॉफ्ट किल मेजर होगा जैसे इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग, और दूसरा हार्ड किल मेजर यानी टैंक की एंटी एयरक्राफ्ट मशीन गन से फायर करके। सबसे अहम बात यह है कि काउंटर यूएएस सिस्टम्स भारत के अलग अलग टेरेन्स यानी डेजर्ट्स, प्लेन्स और हाई एल्टीट्यूड रीजन्स में परफॉर्मेंस देंगे। ये सिस्टम ऑल वेदर और डे नाइट कंडीशन में ऑपरेट करने में सक्षम होंगे। साथ ही इन्हें लाइट वेट, मॉड्यूलर और टैंक क्रू के लिए सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए बनाया जाएगा और साथ ही मौजूदा फिटमेंट्स पर कोई असर भी ना पड़े इसका भी ख्याल रखा जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इस प्रोजेक्ट को मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत ओपन किया है, जहां पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स दोनों को इनवाइट किया गया है ताकि वह काउंटर यूएस सिस्टम्स को डेवलप और सप्लाई कर सके।
जैसे जैसे बैटल स्पेस इवॉल्व हो रहा है वैसे वैसे इंडिया के स्टील बीस यानी T-72 और T-90 टैंक्स को मिलने जा रहा है एक डिजिटल शील्ड यानी काउंटर यूएस के रूप में। यह कदम निर्णायक साबित हो सकता है ताकि इंडिया की आर्मर्ड इस नए ड्रोन युग में अपना बचाव करते हुए विजयी रहे। आज का बैटलफील्ड ड्रोन से डोमिनेटेड है और यहीं पर वॉर के रूल्स दोबारा लिखे जा रहे हैं। इंडियन आर्मी के लिए सिर्फ काउंटर यूएस डिप्लॉय करना अब काफ़ी नहीं है। एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशनल ओवरहॉल शुरू हो चुका है जहां पर बटालियन और रेजिमेंट लेवल पर ड्रोन्स बनेंगे स्टैंडर्ड वेपन सिस्टम। टैंक से लेकर आर्मर्ड पर्सनल कैरियर तक, इन्फेंट्री डिटैचमेंट से लेकर आर्टिलरी यूनिट्स तक हर फाइटिंग फॉर्मेशन के पास होंगे अपने घातक यूएवीज। पहला, रियल टाइम इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस मिशंस। ये ड्रोन्स लाइव वीडियो और सेंसर फीड सीधे टैंक कमांडर्स तक पहुंचाएंगे, दुश्मन के एम्बुशेस, टेरेन ऑब्स्टिकल्स और हिडन थ्रेट्स को एक्सपोज करते हुए। रूस और यूक्रेन युद्ध से सीखे गए लेसन्स जैसे कोप केजेस और एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम्स ने दिखाया है कि एंटी टैंक वेपन्स को न्यूट्रलाइज करना संभव है। भारत इसमें और एक कदम आगे जाना चाहता है। दूसरा, टारगेट की आइडेंटिफिकेशन कर उसका एंगेजमेंट करना। इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और थर्मल इमेजिंग काबिलियत से लैस ये ड्रोन्स एनिमी के आर्मर, इन्फेंट्री और फोर्टिफिकेशंस यानी बंकर्स को लोकेट कर सकेंगे। कुछ वेरिएंट्स माइक्रो एक्सप्लोसिव्स भी ले जाएंगे जिससे कि प्रिसीजन मिनिशन को गाइड करके दुश्मन पर प्रहार किया जा सके, जिससे इंडिया के मेन बैटल टैंक्स को मिलेगा एक अनप्रेसिडेंटेड ऑफेंसिव रीच। तीसरा, एंटी टैंक थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज करना। ड्रोन्स दुश्मन की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल टीम्स और लॉइटरिंग मिनिशंस को स्पॉट कर पाएंगे, कमांडर्स को एरियल एज देते हुए, ताकि इन थ्रेट्स को समय रहते न्यूट्रलाइज किया जा सके। ये काबिलियत खास तौर पर क्रिटिकल होगी पाकिस्तान के अल खालिद टैंक्स और चाइना के टाइप 99 जैसे एडवांस डिफेंसेस वाले टैंकों के खिलाफ। और चौथी बात है टैक्टिकल मोबिलिटी में इजाफा। लाइव फीड से कमांडर्स को एक गाइडेड बैटलफील्ड मैनूवर्स की सुविधा मिलेगी, जो कि हाई एल्टीट्यूड टेरेन जैसे लद्दाख, पंजाब के मैदानी इलाके और रेगिस्तान के रेतीले इलाकों में ज्यादा कॉन्फिडेंस और कोऑर्डिनेशन देंगे। इस विजन को हकीकत में बदलने के लिए इंडियन आर्मी ने ट्रायल्स भी शुरू कर दिए हैं। कॉम्पैक्ट वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग ड्रोन्स जो टैंक से ही लॉन्च और रिकवर किए जा सकते हैं, टेस्टिंग स्टेज में है। इन्हें क्रू फ्रेंडली डिजाइन किया गया है ताकि कम से कम ट्रेनिंग से इनको ऑपरेट किया जा सके। भारतीय सेना इन यूएवीज को एंड्योरेंस, पेलोड कैपेसिटी और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जोन्स में रेजिलियंस के लिए इवैल्यूएट कर रही है। जब टैंक के ऊपर ड्रोन की क्षमता आ जाए तो कैसे बैटलफील्ड के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, आइए इस वीडियो वॉल के माध्यम से दिखाते हैं। ये भारत का T-72 या T-90 टैंक है और आपने देखा कि इस टैंक से एक ड्रोन को लॉन्च कर दिया गया है और इस ड्रोन के लॉन्च करने से ISR मिशन कैपेबल टैंक का कमांडर बन जाएगा, यानी कि इंटेलिजेंस, सर्विलेंस और रिकॉनेसेंस ये ड्रोन करेगा, यानी कि दुश्मन के टैंकों पर, दुश्मन की गतिविधि पर ये निगरानी रखेगा, नज़र रखेगा और इंफॉर्मेशन टैंक कमांडर को देगा। जब टैंक कमांडर को इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि दुश्मन कहाँ है, कहीं एम्बुश लगा हुआ है या टैंक्स का मूवमेंट हो रहा है, तो लक्ष्य पहचान कर लिए जाएंगे और लक्ष्य पहचान करने के बाद में उसके ऊपर आगे की कार्रवाई होगी, उनको टारगेट किया जाएगा और साथ ही साथ एंटी टैंक मिसाइलों का जवाब भी दिया जाएगा, क्योंकि ये जो ड्रोन है ये आर्म ड्रोन होगा। तो जहां भी कहीं एंटी टैंक वेपन्स लगे हैं जो कि टैंकों पर फायर कर सकते हैं, तो उनको पहले ही निस्ते नाबूद ये ड्रोन के माध्यम से टैंक कमांडर आसानी से कर पाएगा। और फाइनली युद्ध क्षेत्र में बेहतर गतिशीलता भी प्रदान होगी,
क्योंकि एक ड्रोन के माध्यम से एक टैंक कमांडर की रीच भी बढ़ जाएगी, मारक क्षमता भी बढ़ जाएगी, उसको देखने की और बैटलफील्ड को आगे परखने की क्षमता भी इस ड्रोन से बढ़ जाएगी। तो आप कह सकते हैं कि ड्रोन के माध्यम से पूरे टैंक्स की मैन्यूवरेबिलिटी पर बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। संदेश साफ है, भारतीय थल सेना जमीनी युद्ध को नए सिरे से परिभाषित कर रही है। कल का टैंक क्रू सिर्फ आर्मर और फायर पावर को कमांड नहीं करेगा, बल्कि युद्ध भूमि की एयर स्पेस को भी अपने प्रभाव में रखेगा। भारत की स्वदेशी वायु शक्ति क्षमता की तलाश अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच रही है। भारत के रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने पुष्टि की है कि सितंबर 2025 तक भारतीय वायुसेना को पहले 2 तेजस मार्क 1A फाइटर जेट सौंप दिए जाएंगे। ये विमान पूरी तरह सशस्त्र और फ्रंटलाइन डिप्लॉयमेंट के लिए तैयार होंगे। – 2016 में जब तेजस पहली बार डिजाइन हुआ था, तब ये एक सिंबॉलिक शुरुआत थी। आज सदर्न कमांड की 2 स्क्वाड्रन में लगभग 40 जेट्स ऑपरेट कर रहे हैं और अब मार्क 1 अल्फा वेरिएंट पूरी हथियार क्षमता के साथ फ्रंट लाइन डिप्लॉयमेंट के लिए तैयार है। लेकिन एक शर्त भी है, सरकार HAL के साथ अगला बड़ा कॉन्ट्रैक्ट तभी करेगी जब मौजूदा 83 एयरक्राफ्ट का प्रोडक्शन दिखेगा, यानी कम से कम 2 कॉम्बैट रेडी यूनिट समय पर डिलीवर होंगी। अकाउंटेबिलिटी अब HAL की क्रेडिबिलिटी तय करेगी। भारत का डिफेंस कैपिटल एक्सपेंडिचर फाइनेंशियल ईयर 2025 में 1.6 लाख करोड़ रुपए से पार चला गया, जिसमें 81% घरेलू खर्च है। कैबिनेट ने हाल ही में 62,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है 97 और तेजस मार्क 1A जेट्स के लिए। इससे इंडियन एयरफोर्स के पास कुल 180 तेजस होंगे, जो पुराने हो चले MiG-21 फ्लीट्स की जगह लेंगे। सबसे अहम, तेजस के 65% से ज्यादा कंपोनेंट्स अब भारत में ही बनते हैं, जिससे MSME और सप्लाई चेन्स को बूस्ट मिलता है। ये सिर्फ फाइटर जेट्स की कहानी नहीं है, ये आत्मनिर्भरता की कहानी है, रणनीतिक भी और आर्थिक भी। भारत के रक्षा सचिव ने इस बात पर जोर दिया कि अब प्राइवेट इंडस्ट्री को भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रदान होंगी। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के ड्रोन प्लेटफॉर्म्स ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया और इस क्रिटिकल ऑपरेशनल इवैल्यूएशन के दौरान उत्तीर्ण साबित हुए। ये सिग्नल उस कॉन्फिडेंस को दर्शाता है जो अनमैन्ड वॉरफेयर सिस्टम्स के लिए अहम है। मार्क 1 अल्फा तो बस शुरुआत है। HAL 200 प्लस मार्क 2 फाइटर्स बना रहा है GE के F414 इंजन्स के साथ और एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA भारत का स्टेल्थ 5th जनरेशन फाइटर है, जो इस समय एडवांस प्लानिंग स्टेज पर है। 2035 तक ये प्लेटफॉर्म्स इंडियन एयरफोर्स की इंडिजिनस बैकबोन होंगे। और ये एम्बिशन सिर्फ भारत की जरूरतों तक सीमित नहीं है, बल्कि ग्लोबल स्टेज पर भी है। डिफेंस एक्सपोर्ट्स 10 साल में 35 गुना बढ़े हैं। फाइनेंशियल ईयर 2025 में ये 23,622 करोड़ रुपए तक पहुंचे और 2029 तक 50,000 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है। तेजस अब एक फ्लैगशिप एक्सपोर्ट बन रहा है। एशिया, अफ्रीका और यहाँ तक कि वेस्टर्न अलाइड एयर फोर्सेस भी इसमें इंटरेस्टेड हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने खुद एक सॉर्टी में उड़ान भरी थी, एक डुअल सीट तेजस ट्रेनर में। ये नेशनल प्राइड और पॉलिटिकल बैकिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण संकेत था। सितंबर 2025 में पहले 2 तेजस मार्क 1A जेट्स का हैंडओवर सिर्फ MiG-21 रिप्लेसमेंट नहीं होगा। ये भारत का अब तक का सबसे बड़ा इंडिजिनस एविएशन प्रोजेक्ट है। अगर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने टाइमलाइंस पूरी की तो भारत सिर्फ आत्मनिर्भर नहीं बनेगा, बल्कि अगले दशक में कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का ग्लोबल एक्सपोर्टर भी बन सकता है।
भारत का डिफेंस स्टार्टअप इकोसिस्टम ऑटोनोमस वेपन्स की दुनिया में एक बड़ी छलांग लगाने जा रहा है। भैरव रोबोटिक्स ने एक रक्षक नाम का हथियार, जो कि AI पावर्ड ऑटोनोमस वेपन सिस्टम होगा, वो बाजार में लेके आया है, जो आने वाले खतरों को डिटेक्ट करेगा, ट्रैक करेगा और एंगेज भी करेगा, और वो भी सटीकता के साथ। ये कॉम्पैक्ट इंडिजिनस सिस्टम मिलिट्री से लेकर पैरामिलिट्री और होमलैंड सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा। रक्षक कोई आम रिमोट कंट्रोल वेपन स्टेशन नहीं है। ये पूरी तरह से ऑटोनोमस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा लैस एक मॉडर्न बैटलफील्ड के लिए डिजाइन किया गया भविष्य का आधुनिक वेपन सिस्टम है। इस सिस्टम में लगे हैं लॉन्ग रेंज स्टीरियो विजन कैमरास, जो दिन और रात दोनों कंडीशंस में टारगेट का आसानी से डिटेक्शन कर सकते हैं। कन्वेंशनल सिस्टम्स जहां लेजर रेंज फाइंडर्स पर निर्भर रहते थे, वहीं रक्षक एडवांस्ड ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, ऑटोमेटिक टारगेट लॉक और प्रिसीजन फायर कंट्रोल से लेस है। यह 45 किलोग्राम का रक्षक कॉम्पैक्ट है, मॉड्यूलर है और वर्सेटाइल भी है। इसे वॉच टावर्स, बंकर्स, आर्मर्ड व्हीकल्स और यहाँ तक कि अनमैन्ड ग्राउंड या फौजी गाड़ियों पर भी माउंट किया जा सकता है, जो इसे पूरी तरह से मल्टी मिशन कैपेबल बनाता है। रक्षक मल्टीपल वेपन्स के साथ कंपैटिबल है, जैसे मार्क 2A1 मीडियम मशीन गन। इसकी इफेक्टिव रेंज लगभग 1.8 किलोमीटर और ये ह्यूमन टारगेट्स को 2 किलोमीटर दिन में और 1 किलोमीटर रात में पहचान सकने की सलाहियत रखता है। बिल्ट इन बैलिस्टिक करेक्शन से ये डिमांडिंग बैटलफील्ड कंडीशंस में भी हाई एक्यूरेसी सुनिश्चित करता है। बड़ी तस्वीर ये है कि भारत तेजी से ऑटोनोमस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड कॉम्बैट सिस्टम्स की तरफ बढ़ रहा है। AI आधारित लाइट मशीन गन से लेकर अनमैन्ड प्लेटफॉर्म्स तक आर्म फोर्सेस तेज गति से नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज को आत्मनिर्भर के तहत अपना रही हैं। बॉर्डर पर बंकर से अनमैन्ड समुद्री युद्धपोतों तक रक्षक दिखाता है कि कैसे भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फायर पावर के साथ विलय कर रहा है। एक ऐसा इनोवेशन जो कल के बैटल स्पेस को प्रभावी तौर पर डिफाइन कर सकता है। भारत और चीन एक चौराहे पर खड़े हैं। एक तरफ ट्रेड दोनों देशों को जोड़ता है, वहीं दूसरी तरफ गलवान जैसी घटना इनको अलग करती है। अब डोनाल्ड ट्रंप का नया प्रस्ताव चीनी इंपोर्ट्स पर भारी टैरिफ को लगाना और भारतीय इंपोर्ट्स पर 50% टैरिफ गेम को उलझा रहा है। अगर वॉशिंगटन, बीजिंग और नई दिल्ली दोनों को दबाने की कोशिश करता है, तो चाइना शायद आइसोलेशन से बचने के लिए इंडिया के साथ संबंधों को स्थिर करने की कोशिश करेगा, और भारत भी चाहेगा कि इससे अपने ऊपर दबाव को कुछ कम किया जा सके। यह भी सही है कि इंडिया को ग्लोबल सप्लाई चेन्स के चाइना से दूर हटने का फायदा मिल सकता है, लेकिन तभी जब हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग बेस को मजबूत बना पाएं। सो लेट्स बी क्लियर, यह कोई ट्रांसफॉर्मेशनल शिफ्ट नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा टेक्टिकल रीअलाइनमेंट होगा, कुछ ट्रेड कोऑपरेशन, कुछ बॉर्डर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स। लेकिन सोवरेनिटी और सिक्योरिटी भारत के लिए रेड लाइंस हैं और उन पर कोई भी समझौता नहीं किया जा सकता। और इसी के साथ डिफेंस डायनेमिक्स का ये एपिसोड यहीं समाप्त होता है। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अपने विचार जरूर साझा करें #DD with दानवीर के साथ। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, जब हम आपके लिए लाएंगे डिफेंस की दुनिया की और भी जटिल कहानियों का आसान विश्लेषण। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।